लड़का लड़की का जो अंतर होता है हमारे घर खानदान में वो ही कितना डिस्टर्बिंग हो जाता है टाइम एंड अगेन लोगों के लिए कि एक ही घर के जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है। तो सोचिए जब एक इतने मिनिस्क्यूल लेवल पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो सोचिए अगर ये जो पूरा मुद्दा है वो एक रिलीजियस एक कम्युनिटी लेवल पे प्रिवेल करे तो जिससे डायरेक्टली आपकी स्टेट अफेक्ट हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआईसी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे ही मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके चलते जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट की डिबेट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। क्यों? क्योंकि ये एक मामला है जो प्रिवेल आउट होता है एक केस के चलते जिसके एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे सिविल लॉज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो किसी भी नाबालिग की अगर शादी होती है तो वो गैर कानूनी है। वहीं पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर किसी बच्ची की शादी होती है तो वो वैलिड है। ऐसी ही डाइकोटमी जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारी एक ही कंट्री में दो पर्टिकुलर रिलीजन्स के चलते, जिसके एस्पेक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि वी थिंक दैट दिस इज़ द टाइम कि यूसीसी को इंटीग्रेट कर देना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर दोज लॉज जो कि इतने ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत देखें तो हमको देखने को मिलता है कि हमारा पॉक्सो एक्ट यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो यहाँ पे इन प्लेस आता है। जबकि अगर वहीं पे आप पर्सनल लॉज के भीतर जाएं यानी कि आप इस्लामिक लॉ को इस केस में अगर कंसिडर करें तो ये पूरा ही डायनामिक जो है और पूरा नरेटिव जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इसके चलते ये जो पूरा मुद्दा है वो लाइमलाइट में आया है जिसके एस्पेक्ट में आपका ओपिनियन जानना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करते हैं और अब बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है वो एक्चुअल में है क्या। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा ने फ्लैग किया एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामिक लॉ एंड इंडियन क्रिमिनल लॉ, जिसके चलते अगर आप देखो तो इस्लामिक लॉ की एस्पेक्ट में अगर किसी भी बच्ची ने प्यूबर्टी अटेन कर लिया है विच इज़ क्लोज टू अराउंड 50 ईयर्स तो वो मैरिजेबल एज में आ जाती है। वहीं पे अगर हम इंडियन लॉ कंसिडर करें तो जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए एटलीस्ट 18 की उम्र जो है वो बच्ची की होनी चाहिए, अदरवाइज जो रेप के चार्जेस हैं वो वैलिड होते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वी ऑल्सो हैव प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विच इज़ पीसीएमए, जहाँ पे बच्चों की शादी करवाना इलीगल है यानी कि एनीवन हु इज़ नॉट 18 उसकी शादी करवाना इलीगल है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अब टाइम आ गया है कि ऐसे सारे लॉज जो कि मेजरली कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है उन सब पे एटलीस्ट हमको यूनिफॉर्म लॉज के साथ प्रिवेल आउट करना चाहिए। बाद में रिफॉर्म्स आते रहेंगे जो भी हमको करना है टाइम एंड अगेन, बट ऐसी सारे प्रेसिंग कंसर्न को एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पूरा मुद्दा है वो लाइमलाइट में आया आफ्टर अ 24-year old Muslim man married a girl who claimed herself to be 20, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने बोला कि वो सिर्फ 15-16 साल की है। जिसमें अगर आप देखो तो ये जो बच्ची है वो सेक्सुअल असॉल्ट बाय स्टेप फादर की ये बेसिकली सर्वाइवर है हु ऑल्सो बिकेम अ मदर एट 14, जिसके चलते आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये पूरा लॉ और ऑलरेडी जो बच्ची है वो विक्टिमाइज हो चुकी है एट एन अर्लियर स्टेज। मैरिज जो है वो अंडर इस्लामिक लॉ कंडक्ट की जा रही थी और ये जो कपल था उनको लेटर दे हैड अ चाइल्ड, जिसके रिस्पेक्ट में हस्बैंड को बेल तो मिल गई है। लेकिन अगर ये जो पूरा मुद्दा देखो आप तो इससे जो पर्सनल लॉज और नेशनल लॉज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो हाईलाइट होता है कि चलिए अभी इस पर्टिकुलर केस के चलते हम लोग जो भी हमको प्रेसिंग कंसर्न लगता है हम उस हिसाब से केस को डील कर लेंगे। बट आपको नहीं लगता कि यूसीसी को अब लाने का बिल्कुल करेक्ट मुद्दा है, करेक्ट समय है? तो इसी के चलते अगर आप कुछ की ऑब्जर्वेशन देखो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस तो उस रिस्पेक्ट में हम टाइम एंड अगेन देख रहे हैं कि देयर इज अ रेकरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज, जिससे कि डिलेमा जुडिशरी के सामने भी आ चुका है कि क्या सोसाइटी को क्रिमिनलाइज करने चाहिए ऐसे सारे मुद्दे जो कि पर्सनल लॉ में डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और नेशनल लॉज को प्रिवेल कर देना रहना चाहिए। तो इसी के चलते जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए किसी को भी डायरेक्टली टारगेट नहीं करते हैं, एक मिडिल पाथ ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हम कोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारे सेंसिटिव मुद्दे हैं जैसे कि इस केस में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये सब यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री रिगार्डलेस आपका पर्सनल लॉ क्या कहता है, नेशनल लॉ क्या कहता है, वो सब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए।
बेसिकली बच्चे की साइकी, यहाँ पे जो भी हमारे सेंसिटिव लॉज हैं उनका इम्पैक्ट क्या आता है विक्टिम पे, उस सब को इंडल्ज करके, इंक्लूड करके और उन सब पे ब्रेनस्टॉर्म करके बेसिकली हमको एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए, जिससे कि पर्सनल मैटर्स जो हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व होते रहें, लेकिन जो प्रेसिंग कंसर्न्स हैं उनको हम अभी के अभी एड्रेस कर दें। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर केस में लेजिस्लेटर को भी क्लैरिटी और लास्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग मैसिव चेंजेस ओवर द टाइम शायद देख पाएंगे, इवन बिफोर यूसीसी आए उसके पहले। अगर आप इस पूरे मुद्दे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे डीपीएस भी हमारे इंटरप्ले में आ रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि स्टेट शैल एंडिवेयर टू सिक्योर अ यूसीसी। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्कशन आ रहा है। और अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंस की बात करें एज टू अगर हम यहाँ पे चेंज लाना चाह रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि नहीं है, तो उस रिस्पेक्ट में आप देखो तो हमारे पास शाहबानो केस है जो कि यूसीसी डिबेट के अकॉर्डिंग हमारा इनलाइन आ जाता है। हमारे पास सरला मुदगल केस है जिसमें वो बाइगैमी और कन्वर्जन के ऊपर बात करती हैं कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर नुआंस में यूसीसी लाने की ज़रूरत है। वहीं पे हमारे पास शायरा बानो केस भी आता है जहाँ पे ट्रिपल तलाक को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी है कि ये वाला चेंजेस लाया जाए, एंड आप बताइए कि लाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग प्रेसिडेंटली भी देख चुके हैं कि प्रीवियसली भी हम लोग चेंजेस लाए हैं बिना किसी सेंटिमेंट को हर्ट किए। तो डू यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर मुद्दा इज़ वर्थ बीइंग कंसर्न फॉर? तो उसी रिस्पेक्ट में ये सारे चेंजेस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अगेन आर्ग्यूमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम फॉर पार्ट को थोड़ा डिस्कस करें तो ये हमारी जेंडर जस्टिस इक्वालिटी को प्रमोट करता है। पर्सनल लॉज और क्रिमिनल लॉज जो कि नेशन वाइड एप्लीकेबल हैं उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को डिमिनिश करता है। लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है जिससे यूनिफॉर्मली प्रोटेक्ट हो सकते हैं सारे के सारे सिटीजन्स। चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही साथ ये और ज़्यादा सेक्युलर और मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क की तरह हमको मूव करता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर अगर हम सारे मुद्दे देखें कि अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ वेरी लॉन्ग गोइंग डिबेट, तो इस केस में अगर आप देखो तो रिलीजियस फ्रीडम की तरफ थ्रेट के जैसा देखा जाता है इसको, विच डायरेक्टली क्वेश्चंस आर्टिकल 25 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये एलिनेट भी कर सकता है माइनॉरिटीज़, क्योंकि अभी के टाइम पे तो दे आर प्रिवेलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल लॉस, बट अगर सब कुछ हमने नेशन वाइड यूनिफॉर्म कर दिया तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो वन साइज फिट्स ऑल अपॉर्चुनिटी पे हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इट इज़ ऑफकोर्स बेटर टू रिफॉर्म पर्सनल लॉस फ्रॉम लॉ कमीशन व्यू, ना कि ऐसे ही सोसाइटल व्यू पर्सपेक्टिव से। तो इसी के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं वाइल नॉट हर्टिंग एनीवन, तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इशूज़ जो हैं, जो कि सारी साइड ऑफ द कल्चर्स मान के चलते हैं, उनमें रिफॉर्म्स लेके आए। सबसे पहले हमें कॉन्सुलेटिव प्रोसेस लगा के चल सकते हैं, जिसमें हम स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटीज़ दोनों को ही से एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठाएं, उनके डिस्कशन कराएं और उन डिस्कशन से जो भी हमको नीड्स और वांट्स प्रिवेल आउट हो रही हैं उनको एड्रेस करें। साथ ही साथ हम कोडिफाई भी कर सकते हैं पर्सनल लॉ को, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ ही अलाइन करना चाहिए। ऐसे जो भी लॉज होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ, जो एग्जिस्टिंग नेशनल लॉज के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं या फिर स्पिरिट ऑफ लॉ को ख़त्म कर रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए। तो उससे पर्सनल लॉज में भी रिफॉर्म्स आ जाएंगे। हमको गोवा के कॉमन सिविल कोड को एज अ मॉडल ध्यान में रख के सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमको फेस करने को नहीं मिल रही है। और लेजिस्लेचर को इस पर क्लैरिटी और सर्टेनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे तीनों ऑर्गन्स इन लाइन आके काम करेंगे, इट इज़ ओनली देन पॉसिबल कि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो ऐसे हो जो किसी के लिए डिस्टर्बिंग जो है वो प्रूव ना हो और उसके साथ साथ हमारी कंट्री का माहौल भी ख़राब ना करे। सो उस रिस्पेक्ट में मोर और लेस जो हमारा पूरा मुद्दा है वो यही था। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा किया है द नीड ऑफ से ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इनटू पर्सनल लॉज, नेशनल लॉज। आप लोगों को बताना है कि आप क्या चाहते हो या कैसे हम पीसफुली इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि हम लोग इस मुद्दे को भी से रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर सच में कुछ ऐसा विक्टिमाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमारी कंट्री की औरतें, बेटियों को ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमको चेंज लाना चाहिए।
सो उसी रिस्पेक्ट में दिस इज़ इट अबाउट द इंटायर कोर्स ऑफ डिस्कशन। मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इस जो हमारा ट्रिपल ट्रीट था जिसमें आपको एडिशनली जितने महीने का आप कोर्स लेते हो उतने महीने का आपको एक्सटेंशन प्लस उतने महीने का आपको CSE अश्योर मिलता है, वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि आप 19,999 की जो हमारी ये प्राइसिंग है उस पर अवेल करो इस पर्टिकुलर कोर्स को, और मेक श्योर करो कि आप लोग सारे के सारे बेनिफिट्स टाइम एंड अगेन ले पाओ, क्योंकि हमारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 29 एंड 30 सितंबर से फॉर द टारगेट ईयर्स 27 एंड 28। सो make sure that you make the best use of this opportunity and join hands with us by using code NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो हैं वो अवेल हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती रहूँगी आपको इसी चैनल पे टाइम एंड अगेन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, और लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।